हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कोर्सेज चल रहे हैं। तो आज के इस करंट फॉर वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑस्कर अवार्ड। कौन सी भारतीय फिल्म काफ़ी चर्चा में रही, वो अवार्ड नहीं जीत पाई लेकिन सेकेंड पोजिशन माना जा रहा है उसका। तो डिटेल जानेंगे एक एक करके। और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे भारत और ब्रिटेन के बीच में जो FTA को लेकर बातचीत चल रही है वो सारी है, सब बात करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो मैंने पहले आपको बताया था कि 199 में 1000 बच्चों को, वो करीब 2000 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो ख़त्म करना पड़ा। और लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि प्राइसेस को लेकर, तो होली ऑफर है अभी। और मात्र 2500 बच्चों के लिए ये 210 रुपये में ये पूरा कोर्स कराया जाएगा। 5 मार्च से क्लासेस शुरू हो जाएंगी सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। और 71st BPSC का फाउंडेशन बैच 4 वो लॉन्च हो चुका है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, इंट्रोडक्शन क्लास भी हो चुका है, तो एडमिशन ओपन है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं दोस्तों और महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न, बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता है? बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? देखिए, ऑस्कर से रिलेटेड एग्जामिनेशन में प्रश्न होते हैं, इसलिए ये ज़रूरी प्रश्न है, ठीक है। इससे रिलेटेड कई और प्रश्न, तो इसका आंसर क्या होगा? अनोरा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका डायरेक्टर हैं सीन बेकर। क्या नाम है? सीन बेकर इसका डायरेक्टर हैं। ये रहे इसके डायरेक्टर, ओके। और ये ऑस्कर समारोह हुआ और 97वां संस्करण था ये। अमेरिका के लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर है, वहाँ पर 3 मार्च को ये अवार्ड समारोह हुआ है। और ऑस्कर अवार्ड की जो मेजबानी है इस बार एमिंग विनिंग राइटर, प्रोड्यूसर और कॉमेडियन कॉनन ओब्रायन, क्या नाम है? कॉनन ओब्रायन, उन्होंने किया था, ओके। और फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा ये अवार्ड है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है, लेकिन इसको ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है और काफ़ी फेमस है ये। तो अनोरा के बारे में जानने, क्योंकि ये बेस्ट पिक्चर मानी गई है दुनिया की 2025 के अवार्ड में। तो इसके डायरेक्टर मैंने पहले ही बताया सीन बेकर हैं, और ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म रशियन अमेरिकी सेक्स वर्कर इन हिस्ट्री पर आधारित है, जिसका नाम अनोरा होता है। वो एक रशियन बिजनेसमैन के एक बेटा, उसका नाम है वान्या, वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा होता है और अमेरिका में ही ये सेक्स वर्कर होती हैं। और इसको वान्या को, यानी बिजनेसमैन के लड़के को रशियन समझने वाले शख्स की ज़रूरत होती है। उसी दौरान मुलाकात होती है अनोरा से, और फिर 1 हफ्ते गुजरने के बाद, मतलब वो रकम देता है, बाद में फिर अनोरा के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। तो ये पूरे कॉमेडी ये मूवी है। और इस फिल्म की काफ़ी चर्चा रही है। कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को पाम डी और अवार्ड मिल चुका है। अनोरा फिल्म कब रिलीज हुई थी? तो 21 मई 2024 को रिलीज हुई थी, पिछले साल। और फिल्म बनी थी $6 मिलियन में, यानी लगभग 52 करोड़ के आसपास। और इसने $41 मिलियन यानी 358 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन दबाइएगा। अगला क्वेश्चन होगा, ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म को सर्वाधिक 5 अवार्ड मिले हैं? सर्वाधिक 5। आंसर क्या होगा? अनोरा। फिल्म नाम, फिर से नाम आ रहा है अनोरा को का, ठीक है। तो इस फिल्म ने अवार्ड शानदार जीता है और कई सारे अवार्ड जीते हैं। कौन कौन से अवार्ड हैं? देखिए, बेस्ट पिक्चर यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला, बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला इसी फिल्म को। शानदार इस फिल्म ने प्रदर्शन किया ऑस्कर अवार्ड 2025 में। आगे बढ़ते हैं और अगला एक प्रश्न लेंगे हम लोग कि 97वां ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 2025 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? बेस्ट एक्टर की बात हो रही है। नाम क्या है इनका? एड्रियन ब्रॉडी। एड्रियन ब्रॉडी, ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी। किस फिल्म के लिए मिला है? द ब्रूट लिस्ट। द ब्रूट लिस्ट उस फिल्म के लिए मिला है। काफ़ी लोकप्रिय ये एक्टर हैं, फिल्म निर्माता भी हैं। और इससे पहले भी इनको बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। कब? 2002 में। उस वक्त रोमन पोलांस्की की युद्ध ड्रामा एक पिक्चर थी द पियानिस्ट 2002 में, तो उसमें भूमिका के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिल चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं
इनके बारे में तो बताया मैंने, इनके फिल्म के बारे में बात करते हैं। जिस फिल्म के लिए इनको ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, द बुट लिस्ट। वो एक होलीकास्ट वास्तुकार पर बेस्ड है, यानी आर्किटेक्ट पर आधारित है, जो हंगरी से अमेरिका भाग जाता है। उसकी मुलाकात एक धनी उद्योगपति से होती है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो उसकी प्रतिभा है उसको पहचानता है, और शानदार इन्होंने एक्टिंग की है। इस फिल्म का जो डायरेक्शन है वो ब्रैडी कॉर्बेट ने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसे मिला है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है मिकी मेडिसन। क्या नाम है? मिकी मेडिसन। और ये वही हैं जिन्होंने फिल्म अनोरा में अनोरा का किरदार निभाया है। अनोरा का किरदार निभाया। उन्होंने फिल्म में सेक्स वर्कर की भूमिका निभाई, अनोरा की। और ये फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, फिल्म का पोस्टर है, और ये एक्टिंग इन्होंने की है। क्या नाम है इनका? नाम ध्यान में रखना है, मिकी मेडिसन। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रही वो। अगला प्रश्न लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। ऑस्कर अवार्ड समारोह 2025 में फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट, उसने भारत में बनी किस फिल्म को पीछे छोड़कर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया है? क्या नाम है? आंसर होगा अनुजा। क्या है फिल्म का नाम? अनुजा। ठीक है, अनुजा जो भारत में बनी हुई फिल्म है, और वो उसने काफ़ी टफ टक्कर दी, लेकिन वो अवार्ड जीतने से चूक गई, और बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड मिल गया वो मिल गया आई एम नॉट अ रोबोट को। अनुजा ये फिल्म है, और द हिंदू में ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि उसका शानदार परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन वो लॉस्ट कर गई ये पिक्चर, और उसको अवार्ड नहीं मिल पाया। काफ़ी चर्चा में रही है फिल्म, दुनिया भर में चर्चा में रही है। और ये फिल्म भारत में बनी है, अनुजा। ठीक है, अनुजा, और शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में थी, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, और इसको एडम ग्रेव्स ने बनाया था। भारत में बनी थी, प्रियंका चोपड़ा, गुनीती मोंगा वो बतौर को प्रोड्यूसर मूवी से जुड़ी हुई थी। अनुजा जो है वो 9 साल की बच्ची की कहानी है जो फैक्ट्री में काम करती है। अनुजा का रोल किसने निभाया? तो सजदा पठान ने निभाया था, और वो असल में चाइल्ड लेबर थी, और उन्हें एनजीओ सलाम बालक ट्रस्ट ने रेस्क्यू किया था, और फिर पढ़ने लिखने का मौका दिया सजदा को। ठीक है, तो ये फिल्म थी अनुजा, और वो काफ़ी चर्चा में रही है। सेकंड पोजीशन कह सकते हैं इसको मिला। ये अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन काफ़ी पॉपुलर रही है ये फिल्म। और अब बात करते हैं हम लोग क्या? अब बात करते हैं हम लोग ऑस्कर अवार्ड 2025 के विनर्स के लिस्ट देते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए, अब जो लिस्ट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो शुरुआत के कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको बताऊंगा, फिर और डिटेल एक एक करके बात करेंगे। ठीक, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अनोरा को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसको? एड्रियन ब्रॉडी को। ओके, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिकी मेडिसन को, फिल्म एनोरा के लिए। ओके, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है किरण कल्किन को, रियल पेन फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्दाना को मिला है, एमिलिया पेरेज, ये फिल्म है। बेस्ट डायरेक्शन का जो अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का, सीन बेकर को मिला है अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है आई एम स्टिल हियर। ठीक है, बाकी अवार्ड ये सब हैं जो ठीक है देख सकते हैं आप। कुछ अवार्ड ये भी रहे, ओके, लेकिन उनमें जो महत्वपूर्ण अवार्ड है वो है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। वो अवार्ड मिला है आई एम नॉट अ रोबोट। इस फिल्म ने भारत में बनी फिल्म अनुजा को हराकर खिताब जीता है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है। आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैंने पीडीएफ दे दिया है, पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो ऐप में ये इसका पीडीएफ जो है ना वो अवेलेबल करा दिया गया है, तो आप देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और हाँ, आपको बताऊं कि इस तरह के अगर आप करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बिल्कुल सटीक कंटेंट चाहिए तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं।
दो तरह के मेंबरशिप प्लान है करंट फोर्स के, एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। आईएसपीसीएस मतलब यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, और बेसिक मेंबरशिप जो है ना वो रेलवे, टीचर, पुलिस, इन सब के लेवल का है। तो ज्वाइन कर सकते हैं, शार्प लर्निंग ऐप है, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर लंबे समय बाद फरवरी 2025 में कौन सी भी वार्ता हुई है? कौन सी भी वार्ता हुई है भाई साहब? तो इसका आंसर क्या होगा? 14वीं ये टॉक हुई है। भारत के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, और यूनाइटेड किंगडम के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं उनका नाम है जोनाथन रेनॉल्ड्स, तो उन्होंने 24 फरवरी को ये बातचीत की और प्रस्तावित जो एफटीए है यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है, और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 14वीं मीटिंग हुई है। काफ़ी समय से मीटिंग नहीं हो पा रही थी, और ये मीटिंग कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। तो इसी बैठक में तय हुआ कि एफटीओ को लेकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है वो हम इसको मतलब पूरा करें, जल्द से जल्दी पूरा करें। एक बार मैप में यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं, फिर और डिटेल बात करेंगे, एफटीए क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं यूरोप की ओर। यूरोप जो है ना वो इस तरफ है, यहाँ वाला पूरा इलाका यूरोप है, और उसी में रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। ओके, और इसकी राजधानी लंदन है। तो अब बात ये करते हैं हम लोग कि एफटीए आखिर क्या होता है, मतलब मुक्त व्यापार समझौता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए, ये दो या दो से अधिक देशों के बीच में समझौता होता है, और जिसके तहत अधिकांश जो व्यापारिक वस्तु हैं या सेवाएं हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, उन सब पर आयात शुल्क को, यानी जो आजकल एक शब्द काफ़ी चर्चा में है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या हुआ? टैरिफ का मतलब हुआ आयात शुल्क। तो उसको या तो कम कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, दो देश या ज़्यादा देश मिलकर ये तय करते हैं। और उद्देश्य यही होता है कि जो टैरिफ की वजह से बहुत सारे व्यापार में जो बाधाएं हो रही हैं उसको ख़त्म करना, और ट्रेड को सुविधाजनक बनाना, निवेश भी बढ़ाना। ठीक है, और एफटीए से फ़ायदा क्या है? एफटीए से कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो एक्सपोर्ट और दूसरे मार्केट तक पहुंच में बढ़ावा मिलता है, टैरिफ को समाप्त कर दिया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो भारतीय वस्तु है वो अधिक कॉम्पिटिटिव बनती है, प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है। ठीक है, विदेशी निवेश का बढ़ावा मिलता है, एफडीए प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी काफ़ी तेज़ी से होता है। इसके अलावा व्यापार में विविधता आती है। ठीक है, एक अगर कोई कंपटीशन नहीं आया तो फिर बिजनेस जो है एक ही तरीके से चलता रहता है। तो कंपटीशन जब आता है तो उसमें कई सारे आयाम उसमें जुड़ते हैं, और फिर निर्भरता को बहुत सारे कम करता है, एक खास बाजार पर जो अगर निर्भरता है उस पर। नौकरियों और आर्थिक विकास का सृजन होता है, ये बढ़ता है, उद्योगों और रोजगार के अवसर का विस्तार होता है, और सामरिक साझेदारी को भी मजबूत करता है। ये राजनयिक, आर्थिक और जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी मजबूत होती हैं इसके ज़रिए। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि भारत ने कहाँ कहाँ पर सिग्नेचर किया हुआ है एफटीए पर। देखिए, पूरी तरह से एफटीए नहीं कहेंगे, लेकिन एफटीए जैसा ही कुछ सिग्नेचर किया हुआ है अलग अलग देशों में। एफटीए मूलतः जैसे श्रीलंका है, भूटान है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, आसियान, और ईएफटीए। ईएफटीए का मतलब क्या हुआ है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उसमें शामिल 4 देश हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो इन सब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी हद तक किया हुआ है, और प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है जैसे यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपीय यूनियन उसके साथ, और अमेरिका के साथ भी एफटीए पर बातचीत चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। ठीक है, तो एफटीए का जो उद्देश्य यही होता है कि टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को ख़त्म करना। ओके, अब ये सवाल होगा कि एफटीए से भारत को क्या लाभ होने वाला है, और यूनाइटेड किंगडम से क्या लाभ होने वाला है, यूनाइटेड किंगडम को क्या लाभ होने वाला है, दोनों देशों के क्या लाभ होगा। देखिए, ब्रिटेन को जो है ना वो निर्यात रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में $12.9 बिलियन का भारत से। ठीक है, जिसमें हम कपड़े,
जूते, कार, समुद्री उत्पाद, अंगूर, आम, ये सब उनको भेजा है। तो टैरिफ कटौती होगी तो उससे क्या होगा कि ये जो सामान है ना वो यूनाइटेड किंगडम में सस्ता होगा, क्योंकि वहाँ पर टैरिफ यानी जो आयात शुल्क लगता है तो वो कम लगेगा या शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे जो सामान है उसको मार्केट एक अच्छा खासा मिलेगा और फिर सर्विसेज तक भी पहुँच बेहतर होगी। मतलब वहाँ पर भारत की जो कंपनियाँ हैं वो सर्विस देती है, आईटी कंपनियाँ खासतौर पर, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारी, ओके, और निवेश भी बढ़ेगा। ब्रिटेन को क्या लाभ होगा इससे? तो उससे क्या होगा कि देखिए ब्रिटेन जो है ना वो भारत को 8.4 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है। ये 2023-24 का आंकड़ा है। भारत कितना का निर्यात करता है? भारत 12.4 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है ब्रिटेन को, और ब्रिटेन भारत को निर्यात करता है 8.4 बिलियन डॉलर का। ओके, और जिसमें 91% उत्पादों पर टैरिफ लगता है, जैसे कार पर 100% है, विस्की पर 150% है। तो ये वो डील कर रहे हैं वो लोग कि भाई कार और विस्की पर जो है ना बहुत कम किया जाए, ज़ीरो किया जाए या बहुत कम किया जाए। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं भारत और ब्रिटेन के बीच में जो FTA होने वाला है उसको लेकर चुनौती है। जैसे कि भारत जो है वो अनिच्छुक है, वो नहीं चाहता है कि विस्की, ऑटोमोबाइल और मांस जैसे जो ब्रिटिश उत्पाद हैं, सामान है, उस पर टैरिफ कम किया जाए। उससे क्या होगा कि भारत के जो बिजनेसेस हैं उसको इफ़ेक्ट हो जा सकता है। ठीक है, वीज़ा से संबंधित भी कई सारे मुद्दे हैं। भारतीय स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं वो चाहते हैं कि ब्रिटेन में मतलब उनको आसानी से एंट्री मिले, जबकि ब्रिटेन की जो वीज़ा नीतियां हैं, पॉलिसी है, वो बहुत ही कठोर है। द्विपक्षीय निवेश नीति पर भी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो ताकि दोनों देशों के जो दोनों देशों के जो उद्योग हैं वो एक दूसरे के देश में ज़्यादा बेहतर ढंग से निवेश कर सकें। ठीक है, भारत में टाटा ने बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है वहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें, अब बहुत सारी जो है ना वो बहुत सारी बाधाएं हैं, विनियामक की भी बाधाएं हैं, यानी रेगुलेटरी बाधाएं भी बहुत सारी हैं कानूनी तौर पर। तो वो बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना होगा, कम करना होगा। तो अभी हमने FTA की बहुत बार चर्चा की, FTA, लेकिन मूल रूप से व्यापार समझौता कहिए इसको, ट्रेड एग्रीमेंट कहिए ये। ओके, और उसी का एक पार्ट है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें सभी तरह के सामानों और सेवाओं पर सीमा शुल्क को नहीं लगाया जाता है, एकदम बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है। दूसरा होता है PTA यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ खास वस्तुओं पर शुल्क हटा दिया जाता है, जैसे भारत और थाईलैंड ने समझौता किया हुआ है, ये PTA। ओके, फिर होता है एक RTA यानी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक क्षेत्र के साथ कई देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ओके, ये, और दूसरा एक और है जैसे BTA यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट, ये दो देशों के बीच में होता है, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में FTA वो हो चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, तो ये BTA हुआ था भारत और श्रीलंका को लेकर। एक और होता है CECA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये भी होता है, और इसमें इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन भी होता है, जैसे भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। फिर एक और होता है CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे भारत, कोरिया और जापान के बीच में हो चुका है। ठीक है, और एक और होता है TEPA यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इतने तरह के व्यापार समझौते होते हैं। बातचीत की शुरुआत होती है FTA से, लेकिन एक्चुअल में FTA हो नहीं पाता है पूरी तरीके से। फिर हम दूसरे जो अलग अलग चीज़ें हैं उन पर हम आते हैं, यानी तमाम देश आते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, टोटल पूरी तरह से जो है वो सीमा शुल्क को फ्री कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा करना दोनों देशों के हित में बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। तो इसलिए वो आपस में समझौते करते हैं, आपस में डील बन करते हैं कि हम इसमें कम करेंगे टैक्स, आप इसमें कम करेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे, और चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर यानी RTC अराकोणम, तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
नाम बदल कर दिए गए राजादित्य चोलन, ठीक है, RTC तक्कोलम, तो ये नाम रखा गया है अब। और अड़क्कोणम एक जगह है, वहाँ पर ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का रिक्रूटमेंट सेंटर है, और ये नाम अब ये हो गया है ये। अच्छा, CISF के जो डायरेक्टर जनरल हैं राजविंदर सिंह भट्टी, तो उन्होंने ये आदेश जारी किया है। और ये जो क्षेत्र है ना, वो तमिलनाडु के रानीपेट जिले में स्थित है, रानीपेट जिले में स्थित है ये, ठीक है। तो ये अब नाम उसका बदल दिया गया। देखिए, CISF का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो है ना, कई सारे हैं, जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसका ट्रेनिंग होता है, तो इतने सारे जो लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पर है, और उसमें अब एक का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। तो राजदित्य चोला उनके नाम पर अब रख दिया गया है। वो कौन थे? 10वीं शताब्दी के मध्य में एक प्रसिद्ध चोल राजकुमार थे वो, ठीक है। और वो राजा परंतक प्रथम के शासनकाल में, मतलब उन्हीं के पुत्र थे, ओके। तो काफ़ी चर्चा में रहे थे वो, तो उन्हीं के नाम पर ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और निबंधकार अनिल जोशी का निधन हो गया 26 फरवरी 2025 को? आंसर होगा गुजराती, ठीक है, गुजराती। तो ये 26 फरवरी को उनका निधन हुआ है। 84 ईयर के थे। पूरा नाम अनिल रामनाथ जोशी था, और ये काफ़ी चर्चित रहे हैं अपनी रचनाओं को लेकर, ठीक है। और 2015 में इन्होंने एक काम किया था। 2015 में साहित्यिक लेखकों पर जो हमले हुए थे उसके विरोध में इन्होंने 1990 का जो साहित्य अकादमी अवार्ड था, ये सरकार को वापस कर दिया था। 2015 की बात, तो काफ़ी चर्चा में ये रहे थे अनिल जोशी। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 2022 में इस दिवस की घोषणा की हुई है। समुद्री घास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समुद्र का जो जीवन है ना, वहाँ पर उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्री घास में वहाँ बहुत सारे पौधे होते हैं। ये जो समुद्री घास जो है वो समुद्र के तट पर, तलछट पर होते हैं, और लंबी पत्तियाँ होती हैं, उगते हैं वो। और असली घासों की तुलना में लिली और अदरक से काफ़ी निकट संबंधी माना गया है इसको, समुद्री घास को, ठीक है। जैसे भारत में अगर देखेंगे समुद्री घास कहाँ पर है, मुख्य तौर पर जो ज़्यादा देखने को मिलता है तो वो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, इसके अलावा कच्छ की खाड़ी गुजरात में, चिल्का लागून जो उड़ीसा में है, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के आसपास वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 1 मार्च को, और इस बार की थीम क्या है? नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। क्या है 2025 की थीम? नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी, ठीक है। सिविल डिफेंस गारंटी फॉर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन, ये है थीम इस बार की। और संयुक्त राष्ट्र का जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन है वो इस दिवस को आयोजित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न होगा, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है? आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी की ये पुस्तक है जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, तो उन्हीं की बुक को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। ओके, कैलाश सत्यार्थी बाल श्रम के खिलाफ काफ़ी जोरदार अभियान उन्होंने चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन, और गुड वीव संगठन की स्थापना की थी। 2014 में उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और तो अच्छा, उन्हीं के साथ साथ मलाला यूसुफजई को भी ये पुरस्कार मिला था एक साथ, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बुक से रिलेटेड प्रश्न ये हो गया। तो दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का, और कल फिर मिलेंगे। और कल बिहार बजट को लेकर काफ़ी चर्चा करेंगे डिटेल में। बिहार बजट बिहार के विधानसभा में पेश किया गया था, तो उस पर काफ़ी डिटेल में इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो चर्चा करेंगे, ठीक है। और हाँ, बिहार के लेकर ही 71st BPSC का ये GS फाउंडेशन बैच है जो प्री और मेंस दोनों के लिए है, तो उसके एडमिशन चल रहे हैं। कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, क्लासेस शुरू हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, बाय।